मानव सभ्यता ने कई युद्ध देखे, अनेक साम्राज्य मिट गए, कई सभ्यताएं हमेशा के लिए विलुप्त हो गई, कई नरसंहार इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान में जो हुआ, वैसी निर्ममता और भयावहता मानव इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी और हम यही आशा करते हैं कि आगे फिर कभी ना देखें। 1945 का अगस्त माह जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर ने विनाश के उस चरम को देखा जिससे आज भी मानवता की रूह कांप उठती है। आज है 6 अगस्त 2025 और आज से ठीक 80 साल पहले जापान के हिरोशिमा पर इतिहास का पहला परमाणु हमला हुआ था। और आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम। जापान पर अमेरिका द्वारा 1945 में किया गया यह हमला अब तक के मानव इतिहास में परमाणु बम के प्रयोग का पहला और एकमात्र उदाहरण है। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसमें लाखों लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत का तात्कालिक कारण बना। इसके तुरंत बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि हम इस परमाणु हमले के बारे में जानें, हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे कि हम अमेरिका और जापान के राइवलरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। जापान प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र था जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक शेष विश्व से लगभग अलग थलग ही रहा था। 1853 में एक अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी कोमोडोर मैथ्यू पेरी जापान के तट पर पहुंचे और जबरन जापान को अमेरिका सहित शेष विश्व के लिए व्यापार व कूटनीति के लिए खोलने को मजबूर किया। 1854 में जापान और अमेरिका के बीच कानागावा की संधि हुई, जिससे जापानी बंदरगाहों को अमेरिकी जहाजों के लिए खोला गया। साथ ही जापान के साथ व्यापारिक संबंधों की शुरुआत भी हुई। इसके महज 50 सालों के भीतर ही जापान न केवल एक आधुनिक देश के रूप में विश्व के सामने आया, बल्कि जल्दी ही एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने में भी सफल रहा। इसका प्रमाण जापान ने 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस को बुरी तरह पराजित कर दिया। वस्तुतः कोरिया और मंचूरिया के मुद्दे पर रूस जापान में युद्ध हुआ और युद्ध जीतने के बाद सितंबर 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि के माध्यम से इन क्षेत्रों पर जापान को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। यह विश्व इतिहास की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि एक एशियाई देश ने किसी यूरोपीय महाशक्ति को पराजित किया था। इससे जहां एक और रूस की बहुत बेइज्जती हुई, वहीं जापान के लिए इसने नए अवसरों के मार्ग खोले। अब जापान की पहचान भी प्रमुख यूरोपीय शक्तियों व अमेरिका के साथ एक वैश्विक शक्ति के रूप में होने लगी थी। यहां आप साथ के साथ यह भी ध्यान रख सकते हैं कि जापान में उसके आधुनिकीकरण के बाद से ही सैन्यवाद का बोलबाला रहा था और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी सैन्य अधिकारियों की प्रमुख भूमिका रही थी, जो आगे 20वीं सेंचुरी के पहले हाफ में और मजबूत हुई। आगे प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों या एलाइड फोर्स की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो गुट थे, पहला जर्मनी के नेतृत्व में धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर तथा दूसरा मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर्स। जापान इस युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध एलाइड फोर्सेस या मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ और युद्ध के बाद उसे आशा थी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसे विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए पेरिस समझौतों में जापान की महत्वाकांक्षाओं को काफी धक्का लगा। वस्तुतः अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण जापान की मांगों को बहुत हद तक सीमित किया गया, क्योंकि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में जापान की बढ़ती शक्ति व महत्वाकांक्षा दोनों को लेकर चिंतित था और वह उसे नियंत्रण में रखना चाहता था। यहीं से अमेरिका जापान राइवलरी की शुरुआत होती है, जो पर्ल हार्बर से होते हुए अंततः हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु हमले के रूप में अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा था। जापान एशिया पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, विशेषकर चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में, लेकिन इस क्षेत्र में यूएसए के अपने इंटरेस्ट थे और यह यूएसए तथा जापान के बीच टेंशन का मूल कारण बना था। जापान चीन सहित पूरे एशिया में अपना विशेषाधिकार चाहता था और 1937 के बाद चीन, विशेषकर मंचूरिया में जापान की गतिविधियों के कारण यूएसए ने जापान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए।
हालांकि इसके बाद भी जापान और अमेरिका में एक असहज शांति बनी रही। इस दौरान जापान ने इटली तथा जर्मनी के साथ एक त्रिपक्षीय संधि कर अपनी स्थिति मजबूत की। साथ ही यूएसएसआर के साथ 1941 में एक न्यूट्रलिटी पैक्ट के माध्यम से अपनी पूरी सैन्य शक्ति को एशिया पैसिफिक में केंद्रित करने की नीति अपनाई। अमेरिका द्वारा जापान पर आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त किया गया, जिसके तहत जापान पर निर्यात प्रतिबंध, डिप्लोमेटिक चैनल्स की बंदी तथा अमेरिकी बैंकों में जापानी एसेट्स को फ्रीज करना जैसे उपाय शामिल थे। ऐसी स्थिति जापान के लिए पूर्णतः असहज करने वाले थे। हालांकि इस दरमियान कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जहां ऐसा लगा कि जापान और अमेरिका के बीच कुछ समझौता हो जाएगा, लेकिन चीन के प्रति अमेरिकी समर्थन के कारण कोई समझौता नहीं हो पाया। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों को यह भी भरोसा था कि जापान के पास ऐसी मिलिट्री शक्ति नहीं है जिससे वह अमेरिका पर हमला कर सके। यही अमेरिका से जापान का आकलन करने में गलती हुई और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने लगभग अकल्पनीय घटना को अंजाम देते हुए अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर पर हमला कर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 350 से अधिक जापानी बम वर्षकों द्वारा अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया गया, जिसमें 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए। 300 से अधिक अमेरिकी प्लेन तथा कम से कम 19 समुद्री जहाज पूरी तरह बर्बाद हो गए। यह आज तक के इतिहास में अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। इसके ठीक अगले दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपना प्रसिद्ध डे ऑफ इनफेमी स्पीच दिया और इसी के साथ अमेरिका जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब विश्व युद्ध वास्तविक अर्थों में विश्व युद्ध बन गया था, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुए विश्व युद्ध से लेकर पर्ल हार्बर की घटना तक अमेरिका विश्व युद्ध से स्वयं को अलग रखते हुए लगभग दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था कि अप्रैल 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है और ट्रूमैन नए अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं और अब युद्ध समाप्त करने की जिम्मेदारी ट्रूमैन पर थी। इसी समय ट्रूमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके तहत सीक्रेटली परमाणु बम बनाए जाने की तैयारी चल रही थी। इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी कोड नेम के साथ दुनिया के पहले परमाणु बम द गैजेट का सफल परीक्षण किया गया। यह एक प्लूटोनियम बम था और अब दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी थी। परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद 26 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा पोस्टडेम डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसमें जापान के अनकंडीशनल सरेंडर की बात थी। इस डिक्लेरेशन को यूके तथा चाइना का भी समर्थन था। जब इस पर जापान द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो इसके ठीक 11 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान, जिसे एनोला गे के नाम से जाना जाता है, टिनियन आइलैंड से उड़ा और इसने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक दुनिया के पहले परमाणु बम को डेटोनेट किया। हिरोशिमा के स्थानीय समय सुबह के 8:15 पर यह बम डेटोनेट किया गया और इसके चंद ही मिनटों में पूरा शहर मौत की नींद सो गया। कम से कम 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई और इसके थोड़े ही समय बाद रेडिएशन सिकनेस के कारण भी कई और हजार लोग मारे गए। इसके 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम फैटमैन जापानी शहर नागासाकी पर अमेरिकी बम वर्षक विमान बॉक्सकार से डेटोनेट किया गया और फिर से वही तबाही का मंजर। कम से कम 40,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई और आगे कई और हजार लोग मारे गए। नागासाकी पर परमाणु हमला से संबंधित एक तथ्य यह भी है कि नागासाकी पर परमाणु हमला करने की कोई योजना नहीं थी और यह केवल खराब मौसम के कारण किया गया। अमेरिका द्वारा जिन कुछ प्रमुख जापानी शहरों का चयन परमाणु हमले के लिए किया गया था, उसमें भी नागासाकी का नाम नहीं था। हिरोशिमा के अलावा सबसे पहले क्योटो को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन क्योटो के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्योटो को परमाणु हमले की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में एक प्रचलित धारणा यह भी है कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन अपने हनीमून के लिए क्योटो गए थे और क्योटो के सांस्कृतिक विरासत से एक प्रकार से निजी जुड़ाव महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रूमैन से आग्रह कर क्योटो को इस लिस्ट से बाहर किया था। अंततः हिरोशिमा के साथ दूसरे बॉम्बिंग साइट के रूप में कोकुरा का चयन किया गया था। 9 अगस्त 1945 को जब फैटमैन लेकर बॉक्सकार नामक बम वर्षक विमान उड़ा तो भी उसका टारगेट कोकुरा ही था, ना कि नागासाकी।
लेकिन खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, साथ ही साथ प्लेन के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो लंबे समय तक इंतजार कर सकता। इसीलिए कोकुरा के स्थान पर अंततः यह बम नागासाकी पर गिरा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद तबाही का ऐसा मंजर दिखा जो इंसानों ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। प्राइमरी बम डेटोनेटिंग साइट के 12 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग संपूर्ण विनाश की स्थिति थी। इसके बाद एक तरह का अत्यधिक उच्च तापमान वाला हीट वेव जनरेट हुआ, जिसके कारण काफी दूर तक और काफी लंबे समय तक आगजनी की घटनाएं होती रही, जिसके कारण भी काफी जानमाल को क्षति पहुंची। और इसके बाद सबसे विभत्स रेडिएशन इंजरी, जिसने दशकों तक जापान की आबादी को तबाही का सबसे भयानक मंजर दिखाया। अंततः जापान द्वारा 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि 2 सितंबर 1945 को हुई। जापानी सम्राट हिरोहितो ने पहली बार रेडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया और आधिकारिक तौर पर जापान के युद्ध से बाहर जाने की घोषणा की। इसको लेकर दो तरह के मत दिए जाते हैं। पहला विचार अमेरिकी पक्ष का है, जिसके अनुसार जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था और जापानी सम्राट ने घोषणा की थी कि चाहे जापान का एक एक इंसान मारा जाए, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करेगा। इस संबंध में अमेरिकी पक्ष द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है, यदि कन्वेंशनल वार के लिए अमेरिकी सैनिक जापान पहुंचते तो वार काफी लंबा खिंचता, साथ ही साथ कई अमेरिकी सैनिकों की भी जान जाती। वहीं एक दूसरा पक्ष है जिसका मानना है कि अमेरिका न केवल तुरंत युद्ध समाप्त करना चाहता था, साथ ही साथ पर्ल हार्बर का बदला भी चाहता था। इसके साथ ही अमेरिका साम्यवादी यूएसएसआर को एक सख्त संदेश देना चाहता था कि अमेरिका के पास मास डिस्ट्रक्शन का वो वेपन है जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं। इस तरह अमेरिका इस परमाणु बम के प्रयोग से न केवल जापान से पर्ल हार्बर का बदला लेना चाहता था, बल्कि आने वाले समय में होने वाले कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट संघर्ष में अपनी सर्वोच्चता का एक संदेश भी देना चाहता था। खैर, कारण जो भी हो, हिरोशिमा और नागासाकी ने मानव इतिहास को वे घाव दिए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में मानव इतिहास को कभी ऐसा भयानक मंजर फिर ना देखना पड़े, क्योंकि वर्तमान एटॉमिक वेपन के समक्ष फैटमैन और लिटिल बॉय वास्तविक अर्थों में लिटिल बॉय अर्थात छोटा बच्चा ही साबित होगा, क्योंकि इससे ऐसा विनाश होगा जिससे संभवतः पूरी इंसानियत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। जापान पर परमाणु हमले के संबंध में आप क्या सोचते हैं? साथ ही क्या वर्तमान विश्व में परमाणु बम जैसे सामूहिक विनाश के हथियार होने चाहिए? इस संबंध में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।